सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे 1 अप्रैल से जिस जनगणना की शुरुआत होने जा रही है उस विषय पर बात करने जा रहा हूं। और परीक्षा की दृष्टि से, स्पेशली प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से, आप मेरे इस लेक्चर को वेरी वेरी एंड वेरी इम्पॉर्टेंट लेक्चर मान करके चलें। मुझे पूरा विश्वास है कि इस टॉपिक से, यानी कि जो इस जनगणना की शुरुआत 1 अप्रैल से हो रही है, निश्चित रूप से कोई न कोई एक प्रश्न पूछा ही जाएगा। और मैं प्री को ध्यान में रख कर के ही आज आप सबसे बातें करूंगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि मेरी सभी बातों को आप बहुत ध्यान से सुने। इन्हें आप एक प्रकार से एक एक लाइन का उत्तर मान सकते हैं, जिन पर प्रश्न बनाकर आपसे पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, एक सूचना है, FEIS का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको आईएएस की तैयारी के लिए रोजाना 10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे। और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉयड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। ये जो जनगणना है 1 अप्रैल से शुरू हो रही है, और याद रखिए कि इसका नाम है जनगणना 2027। देखिए, शुरुआत हो रही है 1 अप्रैल 2026 से, लेकिन इसका जो टाइटल है जनगणना 2027 है, क्योंकि जो डेटा आएंगे हमारे पास वे 2027 में आएंगे, राइट। और ये जो जनगणना हो रही है ये 2 चरणों में हो रही है, और इसका पहला चरण 1 अप्रैल से शुरू होगा, और जो दूसरा चरण है वह फरवरी 2027 में होगा। फरवरी 2027 में, और मार्च में बाकायदे इसे समाप्त करके इसकी घोषणा कर दी जाएगी। ये आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। दोस्तों, ये जो जनगणना है ये 2021 में होनी थी, लेकिन आपको मालूम है कि कोरोना के कारण यह लगातार टलता रहा और अंततः अब इसकी शुरुआत हो गई है। देश के आज़ाद होने के बाद ये 8वीं जनगणना है, लेकिन यदि हम शुरू से जनगणना को लेकर के चलें तो यह 16वीं जनगणना होगी। 16वीं जनगणना यह पहली ऐसी जनगणना है जिसमें पूरी तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी अपनाया जाएगा। इसे आप कह लीजिए कि यह पूरी तरह से हाई टेक जनगणना होगी। और मकानों की गिनती के लिए जियो रेफरेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। मैपिंग के जरिए जियो रेफरेंसिंग तकनीक, बेहतर होगा कि आप जियो रेफरेंसिंग तकनीक के बारे में थोड़ा सा जा करके देख लें। हर घर की जो लोकेशन होगी वो डिजिटल मैप पर दर्ज होगी, और ऐसा करने के बाद सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि कोई भी मकान छूटेगा नहीं और किसी भी मकान की दोबारा गिनती नहीं हो सकेगी। इसका मतलब है कि जनगणना के जो हमारे आंकड़े होंगे वो अपेक्षाकृत पहले की तुलना में कई गुना ज़्यादा बेहतर होंगे। दोस्तों, पहले चरण में मुख्यतः हाउसिंग की लिस्टिंग होगी, और जो दूसरा चरण है वो जनसंख्या गणना का चरण होगा। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, पूरे की पूरे जनगणना में लगभग 33 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसमें एक जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा वह जाति को लेकर है। जाति को लेकर के, और जाति की जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा विवाद भी उठा था। एक पक्ष कह रहा जाति की जनगणना होनी चाहिए ताकि सही मायने में हमें पता लग सके कि कौन कौन सी जातियां हैं, क्योंकि अभी तक जो जाति के दावे किए जाते हैं वो लगभग 100 साल पुराने हैं। लगभग पहली बार जातिगत जो जनगणना हुई थी, इसके बारे में भी आपकी जानकारी होनी चाहिए, 1931 में, और अब 2027 में हमारे सामने नई जनगणना होगी जाति के आधार पर। दोस्तों, ये इसलिए जरूरी है
क्योंकि लोग जो झूठे झूठे दावे करते हैं अपनी जाति की संख्या को लेकर के, एक तो वह स्पष्ट हो सकेगा, और दूसरी बात यह है कि सरकार की बहुत सी ऐसी नीतियां हैं जो जाति पर आधारित है। जैसे आरक्षण की ही बात को ले लीजिए, तो जब हमारे पास सही डेटा आ जाएंगे तब सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, उनका सही लोगों तक लाभ मिल सकेगा। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है, और ये जो दूसरा पक्ष है ये खासकर राजनीति को लेकर के है कि कहीं ऐसा नहीं, हमारी राजनीति में आज भी जाति का बहुत बड़ा दबदबा है, और जब डेटा आ जाएंगे कहाँ कहाँ किस किस जाति के कितने कितने लोग हैं, तब तो हो सकता है कि जो हमारी राजनीति है वो पूरी तरह से जातिवादी राजनीति बन जाए। इसको लेकर के एक आशंका भी है, लेकिन देखते हैं कि रिजल्ट क्या निकल कर आता है। लेकिन ये तो मानना ही पड़ेगा कि जनगणना के माध्यम से देश की जो सामाजिक, आर्थिक और जातीय स्थिति है उसकी जो अपेक्षाकृत अधिक परिपूर्ण तस्वीर है वो हमारे सामने आ पाती है। दोस्तों, अब कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। सरकार ने जनगणना के आंकड़ों को अति संवेदनशील सूचना बुनियादी ढांचा श्रेणी में शामिल किया है। अति संवेदनशील सूचना बुनियादी ढांचा। जनगणना अधिनियम की धारा 15, अच्छा होगा कि इस रेफरेंस को आप नोट कर लें। जनगणना अधिनियम धारा 15 के अंतर्गत जो जनगणना का डेटा होगा वह पूरी तरह से गोपनीय रहेगा। इसे अंडरलाइन कर लीजिए, पूरी तरह से गोपनीय रहेगा और आरटीआई के दायरे से बाहर होगा। आरटीआई के माध्यम से भी आप इसकी जानकारी नहीं ले सकेंगे। यहां तक कि किसी सरकारी योजना या कोर्ट के सबूत के तौर पर भी इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। और ये जो जनगणना के आंकड़े होंगे, इन आंकड़ों को वही अभेद्य सुरक्षा मिलेगी जो परमाणु ऊर्जा केंद्रों, नेशनल पावर ग्रिड या मिलिट्री के नेटवर्क को मिलती है। सोच करके देखिए कि इसे कितना संवेदनशील माना गया है। ये जो डेटा है ये नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर की निगरानी में रहेगा। इसे इतना संवेदनशील बनाया क्यों गया है? उसका रीजन ये है दोस्तों कि हम उन चिंताओं को खत्म करना चाहते हैं जिनमें डेटा लीक से समुदायों को टारगेट करने या विदेशी ताकतों द्वारा आंतरिक नीतियों को प्रभावित करने की आशंका रहती है। जो अधिकृत अधिकारी होंगे वे बायोमेट्रिक और डिजिटल सिग्नेचर के जरिए ही इन डेटा को देख सकेंगे, और यदि किसी ने डेटा लीक करने की गलती की, अपराध किया, तो उसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा की धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इससे आप इसकी संवेदनशीलता को समझ सकते हैं। दोस्तों, जो डेटा इकट्ठे किए जा रहे हैं वो नो डाउट कि लोग घर घर जाकर के पूछेंगे, मोबाइल से डेटा इकट्ठे किए जाएंगे और तुरंत वो डेटा सर्वर को भेज दिया जाएगा। लेकिन इस बार सेल्फ एन्यूमरेशन विंडो भी खुला रहेगा। सेल्फ एन्यूमरेशन विंडो घर घर सर्वे से 15 दिन पहले ये खुल जाएगा। इसमें आप अपनी तरफ से अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे सकेंगे। तो ये बहुत बड़ी सुविधा है कि घर बैठे आप यह काम कर सकेंगे। इस बार कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें शामिल किए गए हैं। प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से आपकी जानकारी में मुझे लगता है कि ये बातें होनी चाहिए। पहला तो ये है कि यदि कोई जोड़ा यानी कि स्त्री पुरुष काफ़ी समय तक लिव इन में रह रहे हैं तो जनगणना में इन्हें विवाहित युगल माना जाएगा। लिव इन में रह रहे हैं तो ये विवाहित युगल होंगे। यदि आपके मोबाइल में एफएम है तो ये माना जाएगा कि आपके पास रेडियो है। लेकिन अगर मोबाइल पर यूट्यूब में आप टीवी देख रहे हैं तो ये नहीं माना जाएगा कि आपके पास टीवी है। किसान के पास यदि ट्रैक्टर है तो याद रखिए उसे कार या जीप की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा। किचन के बारे में देखिए कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बहुत से ऐसे घर हैं जो बहुत छोटे से होते हैं और उस छोटे से घर के ही एक कोने में रसोई बना ली जाती है और पता लगा कि फिर दिन भर उसी कमरे में रह रहे हैं और रात में वहीं सो रहे हैं। यदि घर के एक हिस्से में खाना बनाते और सोते हैं तो उसे रसोई नहीं मानेंगे।
रसोई तभी दर्ज होगी जब वह घर से अलग हो। दोस्तों, 3 बातें कोई भी कर्मचारी आपसे नहीं पूछ सकेंगे, ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। वे 3 बातें कौन सी हैं? पहला यह कि आपकी मासिक आय कितनी है, आप कितना कमाते हैं, आपका बैंक बैलेंस कितना है, ये प्रश्न आपसे नहीं किया जा सकेगा। आपसे किसी भी तरह के आधार कार्ड, पैन कार्ड या इस तरह के पहचान पत्र दिखाने को नहीं कहा जाएगा, आप पर दबाव नहीं डाला जाएगा कि आप ये दिखाइए। और तीसरी बात है कि आपसे आपके बैंक खाते का नंबर या OTP जैसा कोई निजी विवरण देने को नहीं कहा जाएगा। और दोस्तों, अंत में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि जनगणना का जो आधिकारिक डाटा है वह 1 मार्च 2027 की मध्य रात्रि से तय होगा। ये भी आपके दिमाग में दर्ज होना चाहिए। 1 मार्च 2027 की मध्य रात्रि। दोस्तों, ये थी जनगणना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मैं इसके अभी डिटेल्स पर नहीं जा रहा हूँ, इसकी व्याख्या पर नहीं जा रहा हूँ, इसके एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। जब हमारे सामने डेटा आ जाएंगे तब डेफिनेटली उसकी ज़रूरत होगी, तब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। लेकिन मुख्य परीक्षा की दृष्टि से यहाँ एक प्रश्न जरूर मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, और वह है जातिगत डेटा को लेकर कि इस जनगणना में जो जातियों की पहचान की जा रही है यह कितनी सही है, कितनी गलत है। इस पर आप सब अपनी ओर से विचार कीजिएगा। थोड़े से बिंदु मैंने आपको सूत्र के रूप में उपलब्ध करा दिए हैं, चाहे तो आप उन सूत्रों को पकड़ करके विस्तार दे सकते हैं। दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।